बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मेरे ब्रेस्ट 40 इंच के हो गए थे। जब घर से बाहर निकलती तो मुझे शर्म भी आती थी। हर वक्त मैं दोपट्टे में छप कर रहती थी। मेरा वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। मेरी भाभी मेरे ब्रेस्ट का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने तेल से मसाज करते करते। मेरा नाम रुबाब है। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बहुत खूबसूरत भी थी, लेकिन बहुत मोटी थी। मेरे ब्रेस्ट भी काफी बड़े बड़े थे और इसीलिए मेरी शादी भी नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वजन काफी ज्यादा था। दुखने में तो मैं ऐसी लगती थी जैसे मैं 5 बच्चों की माँ हूं। मेरे ब्रेस्ट बहुत ही मोटे थे। अपने दोपट्टे से मैं छुपा कर रखती थी। जो भी आंटी रिश्ता लेकर आती मुझे देखते ही वापस उल्टे पांव चली जाती थी। अब तो मेरा दिल टूटने लगा था। मैंने अपने आप को कम करने के लिए कई हरबे कर चुके थे, मगर कोई भी काम नहीं आया था। उन्हीं दिनों अम्मा भाई की शादी कर रही थी क्योंकि मेरी वजह से भाई की शादी भी रुकी हुई थी और भाई अब मुझे कोसने लगा था कि तुझ जैसी मोटी के लिए तो कभी भी रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अम्मा, मुझे शादी करनी है। इस मोटी की वजह से मेरी भी उम्र निकलती जा रही है। अब तो मैं भाई की बातें सुनकर बहुत रोने लगी थी। मेरे ब्रेस्ट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे, इसीलिए मुझसे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था। अम्मा ने कहा, बेटी की शादी फिर हो जाएगी, अब बेटे की शादी कर देती हूँ। और फिर अम्मा जब भाभी को भी घर लेकर आई तो मैं देखती ही रह गई। भाभी इंतहाई खूबसूरत थी। वो एकदम परफेक्ट थी। वो दुबली पुतली थी। गोरी चटनी भाभी को देखकर भाई तो पागल हो गया था। जो भी उन्हें देखता देखता ही रह जाता था। लेकिन मुझे एहसास कमतरी भी हुआ था। मैं भाभी से कुछ टोटके लेना चाहती थी ताकि मैं भी उन्हीं की तरह परफेक्ट नजर आऊं और खूबसूरत बनूं। थोड़े ही दिनों में भाभी से दोस्ती कर ली। भाभी भी मुझसे बातचीत तो नहीं करती थी, लेकिन मैं इससे इसकी फिटनेस का राज पूछना चाहती थी। कुछ दिन बाद मेरी भाभी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। अब भाभी मुझसे कहती कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो और मैं भाभी से पूछती कि मैं शादी कैसे कर लूं। मेरे पास तो ना अब जैसी खूबसूरती है ना ही मेरा वजन कम है, और मेरे ब्रेस्ट देखें कितने बड़े बड़े हैं। जो भी मेरा रिश्ता लाता है वो मुझे दूध पिलाती माँ समझकर भाग जाता है। दिन ब दिन ब्रेस्ट का साइज बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए कोई भी मुझे निगाह भर कर देखता ही नहीं। भाभी बोली, इसमें क्या है, मैं तुम्हारा सारा इलाज कर दूंगी। और मैं भाभी को हैरान होकर देखने लगी कि भाभी मेरा इलाज कैसे करेगी। क्या मेरे ब्रेस्ट का साइज छोटा हो सकता है? क्या मैं भी आपकी तरह दुबली पुतली नजर आऊंगी? भाभी बोली कि हाँ बाबा हाँ, तुम एकदम स्मार्ट नजर आओगी। बस कुछ दिन तेरा इलाज चलेगा, फिर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तेरा इलाज पूरा हो जाएगा और तो भी दुबली पुतली नजर आएगी। तो अभी बुर्का पहन हम डॉक्टर की क्लिनिक चलते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। आज पहली बार किसी ने मुझे डॉक्टर के पास जाने का कहा था और मेरा इलाज हो सकता है कहा था। वरना सब यही कहते हैं कि अब तो रोटी बहुत खाती है, कम कर ले तो ठीक हो जाएगी, वरना ज्यादा खाएगी तो 5 बच्चों की अम्मा लगेगी। भाभी ने बाहर जाकर एक रिक्शा रोक, फिर मुझे इसमें बैठने का कहा और बोली, चलो मैं तुम्हें क्लिनिक में लेकर चलती हूँ और वहां जाकर तुम्हारा सारा इलाज हो जाएगा। भाभी की बातें सुनकर तो मैं अपनी खूबसूरती के ख्वाब देखने लग गई थी और मन ही मन में बहुत खुश भी हुई थी। मैं खुशी खुशी भाभी के साथ बैठी। हम तकरीबन आधे घंटे की मुसाफत पर वाकई एक क्लिनिक में पहुंचे थे, मगर मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि इस क्लिनिक पर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ था, न ही इसमें ज्यादा लोग थे। मेरे जैसे कुछ लड़कियां वहां बाहर बैठी हुई थीं, जबकि कुछ के चेहरों पर बड़े बड़े दाग धब्बे और दाने थे। उनको देखकर मुझे अपना आप काफी बेहतर लगा। थोड़ी ही देर के बाद एक लड़की अंदर आई। वो उन सब औरतों को देखने लगी जो कि इस कमरे में बैठी हुई थी। फिर उसकी निगाह मुझ पर पड़ी तो इसने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी भाभी को इशारा किया। भाभी ने भी इससे इशारों में ही कुछ कहा। मुझे देखकर बाहर आ गई। वो औरत मुझे देखकर बहुत खुश हुई। भाभी ने मुझे कहा, ये औरत जो भी पूछे तुम सीधा सीधा जवाब दे देना, फिर यही तुम्हें बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर जाएगी, और हाँ, जो भी तुम्हें मसला है वो उन्हें बता देना ताकि तुम्हारे इलाज करने में आसानी हो।
भाभी की इस बात को सुनकर मेरे दिल में फिर से एक उम्मीद जागी थी कि इससे मेरा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। भाभी तो मेरी जिंदगी बदल के रख देना चाहती थी और भाभी पर भरोसा करके मैं एक बहुत बड़ी गलती करने वाली हूँ। वो लड़की मुझे कमरे में लेकर गई। वहां पर भाभी मौजूद नहीं थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारे ब्रेस्ट को नापना पड़ेगा और तुम्हारे वजन को तोलना होगा। पता लगाना पड़ेगा कि जिसमें पानी कितना है और चर्बी कितनी। तुम इस बेड पर लेट जाओ, मैं मशीन लेकर आती हूँ। मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन भाभी ने कहा था कि चुपचाप इस औरत की बात मान लेना, ऐसा ना हो कि बाद में कोई मसला हो। मैंने फौरन ही बेड पर लेटकर उसके कहने के मुताबिक आंखें बंद कर ले। इसके बाद अल्लाह जाने क्या हुआ, मैं नहीं जानती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि कुछ आवाज सी आने लगी। शायद वो औरत कमरे में दाखिल हुई थी। बस फिर क्या था, मेरी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दी। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाभी भी आसपास नहीं थी। पट्टी बांधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर जब मेरी पट्टी खोली तो मैं बिल्कुल वैसी की वैसी ही थी। क्या इस तरह करने से मेरा वजन कम हो सकता था? और क्या मेरे ब्रेस्ट नॉर्मल हो जाते? मैं यही सोचती रह गई थी। लेकिन मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये अमल तकरीबन 5 से 7 मिनट का था। अलबत्ता मुझे अपने पूरे जिस्म में जलन सी महसूस होने लगी। मैंने इस औरत से पूछा कि ये क्या था, मेरे साथ तुमने क्या किया है? बोली कि मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड किया है। इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अल्ट्रासाउंड? मेरे दिमाग में फिर से बातें फिरने लगे। अल्ट्रासाउंड तो उन औरतों का किया जाता है जिनको कोई बच्चे वगैरह का मसला हो, लेकिन मेरा मसला तो कुछ और था। मैं सबसे पहले अपने ब्रेस्ट का साइज कम करना चाहती थी जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन यहाँ तो मेरा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था। लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए पेट पर एक खास किस्म का पानी लगाया जाता है और मशीन भी दूसरी होती है। इस औरत ने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। फिर ये कौन सा अल्ट्रासाउंड था जो बगैर देखे हो गया? मुझे बहुत अजीब लग रहा था। फिर वो मुझे अपने सामने बिठाकर मुझसे बातें करने लगी। बोली कि तुम्हें कब से पता चला कि तुम्हारे ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगा है? तुम खाती कितना हो? मैं सारी बातें जो बोल रही थी वो एक कापी पर लिखती जा रही थी। यहाँ तक कि सारी मालूमात मुकम्मल हो गईं तो इसने मुझे कहा, अब तुम बाहर आ जाओ और अपनी भाभी को अंदर भेजो। और मैं डरते डरते बाहर चली गई। मुझे तो पता नहीं था कि मेरा साइज कम भी हो पाएगा या नहीं। भाभी को मैंने अंदर कमरे में भेज दिया। खुद मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। मुझे दरअसल अजीब लग रहा था कि मैं यहाँ खड़ी रहूं। मैं तब दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई तो मेरे कानों में भाभी और इस औरत की बातों की आवाजें आने लगे। तब मुझे अंदर से हंसने की आवाज आई तो मैं हैरान हो गई कि भाभी की इस औरत से दोस्ती थी। वो इसे जानती थी पहले से ही, क्योंकि इन दोनों के हंसने की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। खैर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरी भाभी ही मेरा सब कुछ थी। भाभी थोड़ी देर के बाद कमरे से बाहर आई। उनका चेहरा बिल्कुल सादा था। कहने लगी, चुल्लू जल्दी से घर चुल्लू, अब काफी देर हो गई है, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा। मैं उनकी इस हड़बड़ी को समझ नहीं पाई। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। लेकिन मैं भाभी से पूछना चाहती थी क्या मेरा इलाज मुमकिन है। लेकिन भाभी तो इतनी जल्दी में थी कि मुझे मौका ही ना मिला। भाभी ने फौरन ही जाकर सड़क पर एक रिक्शा लिया और इसमें बैठ गई। पूरा रास्ता भाभी ने मुझसे कोई बात नहीं की। वो गुमसम ही रही। शायद अल्फाज का इंतखाब कर रही थी मुझसे बात करने के लिए। लेकिन भाभी के सामने मेरी जुबान भी खिल नहीं रही थी। आधे घंटे में घर पहुंचे। भाभी ने रिक्शे वाले को पैसे दिए और वापस भेज दिया। रिक्शे वाला मुझे बड़ी अफसोस भरी निगाहों से देख रहा था। लगता था जैसे इसे सब कुछ मालूम हो जो मुझे बताना चाहता हो। इसने मुझे आवाज भी दी कि रुकिए, बात सुनिए। भाभी ने इसे झिड़क कर वहां से भगा दिया था। मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भाभी से सारी बातें पूछ लूं, उनसे कहूं कि मैं भाई को बता दूंगी। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा वजन बहुत ज्यादा था और साइज भी बहुत बड़ा था और उसके लिए भाभी ने ही मेरा इलाज कराना था। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए भाभी मुझसे बात करने के बजाय अपने कमरे में चली गई।
मैं भी उनके पीछे गई कि शायद वो मुझे मेरे इलाज के बारे में कुछ बताएगी, मगर उन्होंने फौरन से दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं बाहर की तरफ खड़ी देखने लगी। काफी देर तक भाभी का इंतजार किया मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकली। मैं इस तरह मुख्तलिफ ख्यालात सोचती अपने कमरे में आ गई। तब अम्मा ने मुझे बुलाया, कहा कि ओ भाभी तुमको बुला रही है। मैं बाहर गई तो भाभी बहुत खुश लग रही थी। गिले लगकर बोली, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, मैं आज बहुत खुश हूं। तेरा इलाज तो हो ही जाएगा। भाभी के चेहरे से खुशी के रंग झलक रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पर्स से 2000 रुपये निकाल कर दिए और बोली, जो भी दिल करे मेरी तरफ से खा लेना। मैं परेशान होकर बोली, भाभी तुम मुझे मेरे इलाज के लिए लेकर गई थी और अब खाने के लिए मजीद पैसे दे रही हो, ये क्या बात हुई? मेरे पूछने पर भाभी हंस पड़ी। हाय, इसमें क्या बात है, तुम खाना पीना आज कर लो, कल से तुम अच्छी तरह से डाइटिंग कर लेना और मैं तुम्हारा इलाज भी करवाऊंगी। और हाँ, इस डॉक्टर ने मुझे दवा भी दी है। इस दवा से 2 हफ्तों में तुम्हारे पेट की चर्बी पिघल कर खत्म हो जाएगी। और एक आयल भी दिया। वो आयल अपने ब्रेस्ट को लगाकर अच्छे से मसाज करोगी तो जल्द से जल्द इस मसले से भी निजात पाओगी। भाभी की ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। अच्छा किया वाकई, मुझे तो लगा था कि इसने कोई खतरे वाली बात की है। ये शायद मैं लाजवाब हूं, मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता। मेरी बात पर भाभी हंस पड़ी और फिर बड़ी ही शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोली, तुम्हारा इलाज है मेरी जान, बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। भाभी के ऐसे तसव्वुरात देखकर मुझे घबराहट महसूस हो रही थी, मगर फिर खामोश हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि मेरा बड़ा भाई भी घर आ गया। मैंने और असद ने खूब मजाक किया। हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवाया और खाया। सब कामों से फारिग होकर भाभी मेरे कमरे में आई। इसके हाथ में छोटी सी शीशी की बोतल थी, शीशे की बोतल थी। मेरी तरफ देखते ही बोली, यही वो दवा है जो इस डॉक्टर ने मुझे दी है। अगर तुम इस आयल को अपने ब्रेस्ट पर लगाओगी तो ब्रेस्ट की चर्बी पिघल जाएगी। मैंने भाभी से कहा, इससे क्या होगा? ये तो बहुत थोड़ा सा आयल है। नहीं, इसी से तो असल असर होगा। ये बहुत तासीर वाला आयल है। ये कहकर भाभी ने वो बोतल मुझे दिखाई। इसमें खास किस्म का तेल था। भाभी ने मुझे बताया कि इस तेल को ब्रेस्ट पर लगाकर थोड़ा मसाज करके रात भर सो जाना है। तुम्हारा वजन कम होने की वजह से तुम्हारे जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियां आना शुरू हो जाएंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भाभी ने कहा कि ये दवा बहुत महंगी है, मैंने तुम्हारे लिए 15,000 रुपये की ली है। इसका एहतियात से इस्तेमाल करना। एक कतरा तेल का डालकर मसाज करना, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं भाभी की बात सुनकर बहुत शुक्रगुजार हुई। फिर भाभी को कुछ याद आया। वो बोली, बात सुनो, तुम इस दवा को लगाने के बाद अपने कमरे में ही रहना, कहीं उधर उधर मत जाना, इससे नींद बहुत आती है। जी भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप फिक्र ना करें, पूरा कोर्स करूंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है। ये कहकर भाभी मेरे कमरे से चली गई और मैं इस शीशी को देखने लगी जो बहुत ही छोटी सी थी। इसमें जैसा लगता था कि तेल नहीं बल्कि जहर के कतरे हों। मैंने ये सब बोला तो एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई थी। खैर, मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसका इस्तेमाल करने के बाद सो गई। मुझे इस रात बहुत गहरी नींद आई थी। काफी देर तक सोती रही, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई बेहोश होता है। सुबह के तकरीबन 10 बजे अम्मा ने मेरा दरवाज़ा जोर जोर से बजाया। अम्मा की दस्तक सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उठते ही मेरी निगाह घड़ी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी कि सुबह के 10 बजे बज रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सुबह के 10 बजे तक आज तक भी नहीं सोई थी। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में एक रूटीन रखी हुई थी। फिर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा की मुझ पर निगाह पड़ते ही परेशान होकर मुझे देखने लगी। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम तो बहुत जल्दी उठ जाया करती हो, आज ऐसी क्या बात हो गई? अम्मा के कहने पर मैं वाकई खुद को हैरत से देखने लगी। मेरे जिस्म से भी बदबू आ रही थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी कीचड़ भरे बाजार में सोई हुई हूं, क्योंकि मेरे कपड़ों से भी अजीब किस्म की बदबू आ रही थी।
वो तो शुक्र है कि अम्मा ने इस बदबू को महसूस नहीं किया। मैं नाश्ते पर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में चली गई। नहा धोकर बाहर निकली। अपना तरोताज़ा सा महसूस हुआ। इस तरह सोने से मेरे कपड़े पहले कभी बदबूदार नहीं हुए थे। लेकिन आज तो एक अजीब ही मामला मेरे साथ पेश आ रहा था, जिसका सर पीर मुझे नजर ना आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद मैं नाश्ते पर गई। भाभी मेरे साथ थी। मुझे देखकर भाभी बहुत खुश हो रही थी। बोली कि आ रात को नींद कैसी आई। मैं भाभी को ये भी नहीं कह सकती थी कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आई है, बल्कि नशे वाली नींद आई, क्योंकि अम्मा भी साथ बैठी थी और हो सकता था कि अम्मा मुझे इस बात पर भी डांटें कि तुम भाभी के साथ अकेली क्लिनिक में क्यों गई थी। यूं मैं चुप रही। थोड़ी देर बाद भाभी ने खुद ही मुझे अपने कमरे में आने का इशारा किया। मैं जैसे ही उनके कमरे में गई तो वो बहुत खुश थी। बोली कि ओ देखो बहन, वजन एकदम कम नहीं होता। तुम्हें कुछ महीने मेहनत करनी पड़ेगी। इस तेल का बाकायदगी से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इससे पहले तुम्हारा एक जगह टेस्ट कराना चाहती हूँ। इस टेस्ट के बाद ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी दवा की जरूरत है। तुम तो जानती हो तुम्हारा मोटापा खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। अब तुम किसी से शादी करोगी तो वो तो तुम्हें अपनी माँ के बराबर समझेगा, क्योंकि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। ये बात सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, भाभी अपने जो टेस्ट भी कराना है मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन खुदा के लिए मेरे मोटापे का कुछ करे। भाभी ने भी डॉक्टरी का कोर्स किया था, इसीलिए मुझे उन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। भाभी ने कहा, क्या आज शाम को चलेंगे। शाम को मैं तैयार हो गई। भाभी ने इसी तरह एक रिक्शे वाला बुलाया और मुझे लेकर इस क्लिनिक चली गई। मैं इसी वजह से पुरएतमाद थी, क्योंकि मैं पहले भी एक बार यहाँ आ चुकी थी। भाभी बोली, तो इसी तरह कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर डॉक्टर साहिबा को लेकर आती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठी थी। डॉक्टर साहिबा चंद मिनट बाद तशरीफ ले आई। फिर उनके आते ही मुझे पसीने आने लगे और वो बुरी तरह हंसने लगी और कहने लगी, स्मार्ट लग रही हो। जबकि मैं हैरान थी कि ऐसा तो किसी ने आज तक नहीं कहा था कि मैं पुतली लग रही हूँ। क्या ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझ रहे थे? मैंने देखा कि इस औरत के हाथ में कपड़े थे जो नए और जदीद तर्ज के लग रहे थे। इस औरत ने वो कपड़े भाभी को दिए। भाभी ने इससे कपड़े लेकर मुझे दिए और बोली, जाओ जाकर गुस्ल खाने में ये कपड़े तब्दील करके आओ, इसी में तुम्हारा चेकअप होगा। मेरे कपड़े देखे तो वो किसी दुल्हन के जैसे कपड़े थे। लग ही नहीं रहा था कि उन कपड़ों में मेरे चेकअप का कोई बंदोबस्त होगा, क्योंकि ये कपड़े हस्पताल के हरगिज न थे। मैं हस्पताल के कपड़ों से वाकिफ थी। वो तो पहनने में आरामदेह होते हैं, जबकि ये कपड़े बहुत ज्यादा चमकदार और भड़कीले थे। मैं हैरत ज़दा निगाहों से भाभी को और इस लड़की को देखने लगी। अरे जाओ, पहन कर आओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है और भी मरीज हैं, ये कहकर गुस्ल खाने में गई। वहां जाकर वो कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। वो कपड़े मुझे पूरे थे, वरना अमूमन मुझे इस तरह के कपड़े कभी पूरे ना आते थे। वो औरत मुझे कपड़े पहनाकर एक कमरे में लेकर गई। मुझसे कहने लगी कि तुम यहीं थोड़ी देर बैठी रहो, और हाँ, तुमने सामने इस शीशे को देखना है, हिलना जलना नहीं है। मैं इस औरत की हिदायत पर अमल करने लगी। सामने ही बहुत बड़ा शीशा रखा हुआ था जिसमें देख रही थी। यहाँ बैठे मुझे काफी देर गुजर गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नींद तारी हो गई। अब मुझे कुछ होश ही ना रहा। जब मुझे होश आया तो मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। मुझसे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। मेरी पूरी बॉडी ढीली हो चुकी थी। बहुत मुश्किल से मैं उठकर बैठी थी और लड़खड़ाती हुई पांव से चलकर बाहर आई थी, जहां पर भाभी और डॉक्टर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैंने सीधे छक कर उनसे सवाल किया कि यहाँ मेरा कौन सा इलाज कर रहे हैं जो मुझे इतनी दर्द हो रही है और मैं बार बार क्यों बेहोश हो रही हूँ। मैं अपनी बात सख्त लहजे में पूछ रही थी, लेकिन भाभी और डॉक्टर मेरी बातें सुनकर एकदम हैरान हो गईं। फिर कुछ संभलते हुए भाभी कहने लगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जान तुम्हारे जिस्म का थोड़ा सा मसाज किया है, और इसीलिए ताकि तुम्हारे जिस्म से चर्बी पिघल कर बाहर आ जाए। इसी तरह करने से ही तुम्हारा वजन कम हो सकता है। भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैं एकदम पुरसुकून हो गई। मुझे सिर्फ अपना वजन कम करना था कि मैं भाभी की तरह खूबसूरत दिखूं।
इसीलिए भाभी की हर बात पर भरोसा करती जा रही थी। लेकिन मुझे उन पर शक भी हो रहा था। लेकिन मैं चाहकर भी उनको कुछ ना कह सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं उनसे कुछ भी उल्टा सीधा कहूंगी तो भाभी मेरा इलाज नहीं करेंगी। इसीलिए ये सोचकर मैं खामोश हो गई थी। फिर मैं भारी दिल के साथ घर चली गई थी। लेकिन क्लिनिक से जाने से पहले कपड़े और मेकअप उतार के गई थी ताकि अम्मा को इस बात पर शक ना हो। लेकिन क्लिनिक से जाने के बाद भी मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरे जिस्म में भी काफी ज्यादा दर्द था, जिससे मैं ये बात अम्मा से नहीं कह सकती थी। इतनी ज्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, इसीलिए कमरे में जाकर फिर से सो गई। मेरी अम्मा मुझे इस हालत में देखकर परेशान होने लगी थी और सुबह जब मैं उठी तो मुझसे पूछने लगी कि क्यों, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे कोई बात है तो बताओ मुझे, और माँ तो माँ होती है। बच्चे की हर तकलीफ को समझ आती है। लेकिन मैं ये बातें अम्मा को बताकर उनको परेशान करना नहीं चाहती थी। कुछ भी नहीं, बस कुछ थकावट महसूस हो रही है इसीलिए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिससे आप परेशान हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। मैं हर रात इस आयल का मसाज करके सोती, लेकिन इससे मुझे कुछ भी फर्क महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इस दवा से मुझे बहुत ही बेहोशी वाली नींद आ जाती थी। इसके बाद जो भी मेरे साथ होता वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। जब सुबह हुई तो मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। फिर अगले दिन भाभी बहुत खुश दिखाई दे रही थी और मुझसे कह रही थी कि तुम तो थोड़ी दुबली नजर आ रही हो। चलो डॉक्टर से मिलकर आते हैं ताकि तुम्हें और कुछ दवा दे दें ताकि तुम जल्द से जल्द दुबली पुतली नजर आओ। भाभी की बातें सुनकर मुझे तो अपने जिस्म में कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा था। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? मुझे भाभी पर शक हो रहा था। इसीलिए उनको पकड़ना चाहती थी कि भाभी मेरे साथ किया कर रही थी। मैं भाभी के साथ क्लिनिक जाने के लिए मान गई। जब भाभी मुझे क्लिनिक लेकर गई तो मुझे फिर से वही दुल्हन वाले कपड़े पहनने को दिए और मुझे अच्छा सा मेकअप भी किया। मैंने मौका का फायदा उठाकर मोबाइल में वीडियो ऑन करके एक जगह छुपा कर रख दिया ताकि मैं जान सकूं कि मेरे साथ किया होता है, जिससे मुझे कमजोरी हो रही है। जो फोन मैंने वीडियो ऑन करके छुपाया था, जब मैंने इस वीडियो को ऑन करके देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी तो दुनिया ही पलट कर रह गई थी। भाभी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। और मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये वजन कम करने के चक्कर में मैंने भाभी पर भरोसा करके ये क्या कर दिया था। भाभी से नजरें बचाकर अब मैं यहां से भागना चाहती थी। अगर वीडियो की बात कहूं तो वीडियो में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। वीडियो जब मैंने देखी तो इसमें मुझे आयल लगाया जा रहा था और मैं आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो गई थी। और जैसे ही मैं बेहोश हुई तो एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ और दाखिल होते ही इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके अपना हक वसूल कर चुका था। और भाभी और डॉक्टर मिलकर मेरा वीडियो बनाने लग गए थे और ये वीडियो शायद यूट्यूब पर अपलोड करने वाले थे। ये सब देखकर तो मुझे चक्कर से आने लगे थे। ये मेरे साथ भाभी ने क्या कर दिया था? मैं यही सब सोचते हुए अंधाधुंध अपने घर की तरफ भाग रही थी और मेरे पास सबूत के तौर पर वीडियो भी थी और ये वीडियो मैं अपनी माँ और भाई को बताना चाहती थी। जब मैं घर आकर माँ और भाई को ये बात बताई तो भाई और अम्मा बहुत गुस्सा हो गए थे। अब भाभी भी घर पहुंच गई थी। लेकिन भाभी मुझे क्लिनिक में ना पाकर घबरा गई थी। लेकिन भाभी के घर पहुंचने से पहले मैं भाभी की सच्चाई माँ और भाई को बता दी थी। भाभी के घर आते ही भाई ने उनके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। तो फिर भाभी चीखती हुई बोली, क्यों मुझ पर हाथ उठा रहे हो? भाई ने भी चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? मैं अब तुम्हें एक लम्हे के लिए भी इस घर में नहीं रख सकता। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। 3 बार तलाक देने के बाद इसी में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस आते ही भाभी को गिरफ्तार करके ले गई थी और जो भी इसके पास था वो सब पुलिस ने डिलीट कर दिया था। भाभी जिनके साथ मिलकर ऐसा काम कर रही थी, पुलिस ने भाभी की मदद से उनके ग्रुप वालों को गिरफ्तार कर लिया था। मैं वाहिद लड़की नहीं थी जो भाभी ने मेरे साथ ऐसा किया था। मेरी जैसी कई लड़कियां थीं जिनकी भाभी ने जिंदगी बर्बाद कर रख दी थी। पुलिस भाभी को लेकर चली गई थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद होकर रह गई थी। अब मैं कन्वारी नहीं थी। अब मेरा कोयरा पिन छन चुका था। अब कौन मुझसे शादी करता? मैं और अम्मा गिले मिलकर फूट फूट कर रोती थी। जो मेरी किस्मत में था वो मेरे साथ हो गया था।
इसीलिए अपने घर वालों को बताए बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए था। हर बात अपनी माँ से शेयर करनी चाहिए ताकि आपको जिंदगी जीने में आसानी हो। आज की कहानी आपको कैसी लगी?